आपको जरूर पूछा गया होगा कि सरीन जी आप पढ़े कितने हैं। जब मैंने आज सरीन के साथ बैठ के यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे पहले भी किया है, मैं 10 साल बाद भी कह सकता हूँ कि मैं सरीन से मिला हूँ। निजी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान की काबिलियत जो है पढ़ाई लिखाई से जज की जाती है? हमारी माएँ हमारा घर चलाती हैं, सबकी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है? त्रुटि हो सकती है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था सत्येंद्र जैन का जेल से, जिसमें वो मसाज लेते हुए नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे जेल मानो उनका घर है। क्या कहना चाहिए? हम भी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। कुछ वक्त पहले पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, या यूँ कहें कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कोई है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन द्वारा ये कहा गया था कि वो वक्त अब दूर नहीं है जब सीबीआई और ईडी के हवाले से अरविंद केजरीवाल को शिकार बनाया जाएगा, और ये सब कुछ किया जाएगा सेंटर द्वारा। और उसी के कुछ वक्त बाद हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा एक नोटिस थमा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस के इस सेगमेंट में। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रताप सिंह जम्वाल। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सरीन जी, आपने जैसे कहा कि नोटिस थमा दिया जाएगा, नोटिस थमा दिया जाएगा, बल्कि थमा दिया है कल का। और बड़ी हैरानगी लगती है, एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नकली, धंधा नकली, भाषण नकली, बातें नकली, उसको सिर्फ अंधभक्त असली मिले हुए हैं। और सबसे देश की दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारतवर्ष का कि ऐसा प्रधानमंत्री जो मन की बात भी जनता के साथ करता है। हम तो तभी तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहता है जरा बोए बढ़िया हुआ है, मन दी गल टबरा करने करे, कम दी गल जनता करने करे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ऐसे होंगे कि मन की बातें भी वो इस तरह से जनता के साथ करेंगे और चीते कौओं के साथ अपना समय बिताएंगे, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता। तब तो उन्हें सवाल चुभेंगे। हम पूछ क्या रहे हैं? हम भ्रष्टाचार के लिए पूछ रहे हैं कि आपके मित्र जो विदेशों में भागे हैं वो कब वापस आएंगे। हमने कहा भैया काला धन आपने कहा था वापस लाएंगे, वो काला धन कब वापस आएगा? लेकिन बदले में क्या है? रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सब चीज़ों को नीलाम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, ये प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का गौरव होता है, हम उस पद की गरिमा को समझते हैं। लेकिन जो शख्स उस पर बैठा है, मुझे बताइए, जब डिग्री, जिस समय की वो डिग्री दिखा रहे, उस समय हाथ से लिखी जाती थी डिग्री, तब वो सॉफ्टवेयर नहीं थे। तमाम पूरे मुल्क के अंदर लोगों की डिग्रियां तब चेक कर लीजिए, सबके पास हाथ की लिखी हुई डिग्री थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास सॉफ्टवेयर उस समय भी आ गया कि उनकी डिग्री कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी। झूठ नहीं तो क्या है जी, मुझे बताइए। आप कहते थे मैं चाय बेचता था, वो रेलवे स्टेशन कहाँ है जब आप चाय बेचते थे? बताइए ना कि वो रेलवे स्टेशन का है। चाय पीने वाला कोई शख्स बता दीजिए जिसने कहा हो कि मैंने नरेंद्र मोदी से चाय पी है। मैंने आज सरीन के साथ बैठ के यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे पहले भी किया है, मैं 10 साल बाद भी कह सकता हूँ कि मैं सरीन से मिला हूँ। प्रधानमंत्री आज तक बता नहीं पाए कि वो रेलवे स्टेशन कहाँ है, वो चाय पीने वाला कहाँ है। प्रताप जी, यहाँ सवाल है एक, आपको दिक्कत किससे है? आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है? मूल रूप से परेशानी क्या है? चाय नहीं बेचते थे या पढ़े लिखे नहीं है? स्पष्टीकरण। देखिए, हमें दिक्कत उनके उस झूठ से है, उनके फ्रेब से है, वो जो देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें हर बात पे झूठ बोला। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारा देश इस चीज़ को सहमत है। मुझे बताइए, अगर पत्रकार पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप बिना पढ़े तो इस फील्ड में नहीं ना आए। आने से पहले आप पत्रकार पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको डॉक्टरेट बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मुझे बताइए देश चलाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत क्यों नहीं है? इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है कि एक प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व करेगा वो अनपढ़ होगा? तो ये चलने वाला नहीं, इससे देश नहीं चल सकता जनाब। प्रताप जी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक निजी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान की काबिलियत जो है पढ़ाई लिखाई से जज की जाती है? हमारी माएँ हमारा घर चलाती हैं, सबकी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है? देखिए, बड़ा अजीब सा सवाल है आपका, लेकिन फिर भी
मैं आपको एक चीज़ स्पष्टीकरण करूं कि यहाँ पे घर चलाने के लिए जब भी माएँ, हमारी माएँ होती हैं, लेकिन जब भी एक समय देखे जब आपकी शादी होगी तो ज़रूर आपके घर वाले देखेंगे कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। ज़रूर देखा जाएगा ये सवाल। अभी आप कवारे हो, पढ़ाई लिखाई आपने कर ली है, लेकिन जिस दिन आपके माता पिता आपकी शादी तय करेंगे वो लड़की का जरूर पता करेंगे वो कितनी पढ़ी लिखी है। और देश में कोई ऐसा घर नहीं है जो अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को नहीं पढ़ाता। और ना पहले ऐसा कोई था। आज़ादी के बाद लड़कियों ने देश का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी औरतें रही हैं जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है। तो मुझे लगता है कि इस बात से हम कहें कि कोई सहमत नहीं होगा कि एक देश का निर्माण करना, उसको अगर विश्व गुरु बनाना है तो कम से कम पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का महत्व ही इसके आप है। स्कूल सरकार बनाती है, स्कूलों पे जोर देती है, इसलिए दिया जाता है कि देश का नेतृत्व कल इन्हीं विद्यार्थियों के हाथ में होगा। ये विद्यार्थी पढ़े लिखे होंगे तो देश का नेतृत्व कर पाएंगे। रही बात प्रधानमंत्री जी की, ना पढ़े लिखे होने के कारण चले थे डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने और पेट्रोल और डीजल के दाम एक बराबर कर बैठे हैं जी। जे चले थे महंगाई को कम करने, आज महंगाई देख लीजिए कहाँ पहुँच गई। जे चले थे जीडीपी पे कंट्रोल करना था, लेकिन आज जीडीपी इनके हाथ से फिसलती जा रही है। जे ना पढ़ा लिखा होने का ही कारण है कि आज देश की हालत जाए। बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ पे पहुँच गया है। जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी को भी हम पार कर चुके हैं। ये सब कारण ना पढ़े लिखे होने के कारण है। अगर आपने जीएसटी लाया, कई छोटे कारखाने बंद हो गए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं जीएसटी के खिलाफ। अगर आपने लाना तो पेट्रोलियम पे भी लगा देते ना, वहाँ पे भी नहीं आप लगाएंगे। आपने डीमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की, कई 800 से ज़्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेवार था? आपने किसानों के लिए बिल लाया, आपने ना पढ़ा लिखा होने का आपने बिल ला दिया, कई किसानों की शहादत होगी, बाद में बिल वापस लेना पड़ा पढ़ा लिखा ना होने के कारण। देखिए हम नुकसान गिना देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाला कोई भी अंधभक्त प्रधानमंत्री ना पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा गिना दे, हम राजनीति छोड़ देंगे जी। प्रताप जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि जिस तरीके से 2014 के इलेक्शंस के बाद और ख़ासकर उसके अंतराल में और फिर 2019 के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से राजनीतिक स्तर पर भाजपा काम कर रही है, या यूं कहें कि वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से उनकी जो इमेज है वो बनती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के अंदर क्या भाजपा ने इंडियन पॉलिटिक्स का जो डीएनए है उसे चेंज कर दिया है? देखिए 2014 के बाद एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पिछले 70 सालों में ईडी ने इतने केस रजिस्टर नहीं किए। जब जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ईडी का दुरुपयोग 4000 से ज़्यादा के करीब केसेस रजिस्टर कर दिए इस ईडी ने। और उससे 90% जो केस हैं वो जहाँ तो ओपोजिशन लीडर्स के पर हैं, जहाँ उन लोगों पे हैं जो आवाज़ उठाते हैं जी। राजनीतिक स्वरूप बाकी भारतीय जनता पार्टी ने बदला। उसने ईडी, सीबीआई इन चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आज आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आज आप अपनी बात को कहने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई एक मुझे बताइए, आज उन्होंने मीडिया तंत्र पे भी, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया तंत्र पे भी मोदी साहब ने इतना कंट्रोल, उनके ही मित्र अंडानी अंबानी जैसे और उनके ही मित्र जिनको ये राज्यसभा बनाते हैं, आज चैनल उनके झोली में बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है सरीन जी, इससे आप भी सहमत होंगे। ये स्वरूप बदला उन्होंने हाँ स्वरूप बदल दिया। उन्होंने कहा हम नौकरियां देंगे, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, आज वो वादा भूल गए। उन्होंने स्वरूप बदला जम्मू कश्मीर का। उन्होंने कहा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आएगी, लेकिन कितनी डेवलपमेंट आई? और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि 2014 के बाद 100 से भी ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। इन्होंने ही कहा। इन्हीं के मंत्री ने संसद के अंदर जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कोई भी पलायन नहीं हुआ, बल्कि सच ये था कि पलायन कश्मीरी पंडित का 1990 में हुआ। उन्होंने संसद में ये बताना था कि 2019 के बाद हमने कितने कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया, लेकिन ये जवाब ये देते हैं कि 2019 के बाद तो कोई पलायन ही नहीं हुआ, बल्कि जिनका हुआ है आप बसाने की बात कीजिए ना। बाकी जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला। इन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज लाएंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स आएंगे। एक मोमी लिफाफा बनाने वाली, एक पॉलीथीन बनाने वाली, एक डिस्पोजल बनाने वाली भी फैक्ट्री आप मुझे बता दीजिए जो जम्मू कश्मीर में लगी हो। बल्कि उल्टा
जो जम्मू कश्मीर में आए नागरिक हैं उनको निशाना बनाएगा। बाकी राजनीतिक स्वरूप बदला गया। आज कोर्ट में इनसे 100 से ज़्यादा इनके सांसद हैं जिन पे चार्जेस पड़े हुए हैं, जिनके ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, किसी पर फैसला नहीं आता, लेकिन विपक्ष के नेता पे इमीडिएटली फैसला आता है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। लोकतंत्र पे प्रहार नहीं तो क्या है। विपक्ष की यहाँ पर बात की गई है प्रताप जी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी देश की विपक्षी पार्टीज़ में सबसे ऊपर आ चुकी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके की कार्रवाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर हुई है उस पर क्या कहना है? देखिए, जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन पे हुई है, आने वाले दिनों में वो कार्रवाई संजय सिंह जी पे भी होगी, वो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी पे भी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही है जो सीना ठोक के इनका विरोध कर रही है, जो इनको जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है। अगर आज अंडानी अंबानी कि दोस्ती जो मोदी साहब की है, अगर उस पर हम सवाल उठा रहे हैं तो हम तथ्य के आधार पर उठा रहे हैं। जिस हिडनबर्ग की रिपोर्ट को ये कह रहे हैं कि वो विदेशी है, लेकिन अगर चलिए वो विदेशी है, लेकिन उनके 6 जो 6 दफ्तर बताने थे उनकी कंपनीज़ के, जो 6 कंपनीज़ हैं उनके दफ्तर तो बता दीजिए, उनके टेलीफोन नंबर तो दे दीजिए, उनके वेबसाइट तो दे दीजिए, उनके ईमेल तो दे दीजिए। वो 6 कंपनी जो हवा में हैं, जवाब दीजिए ना। लेकिन जब हम जवाब की बात करते हैं, अंडानी साहब का नाम सुनते मोदी साहब को पसीना आना शुरू हो जाता है। मोदी साहब ईडी को इमीडिएटली बोलते हैं जाइए कार्रवाई कीजिए। कल का संजय सिंह जी पे भी निशाना साध दिया। आपने मनीष सिसोदिया जी पे कार्रवाई की, चार्जशीट पे आज तक नाम तक नहीं आ रहा, आपके पास कोई तथ्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बेवजह की कार्रवाई। अब कितना इन चीज़ों का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन आज देश सच्चाई जानता है, आज देश इस चीज़ से वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही कर रही है, और ऐसी कोई भी सलाखें नहीं हैं, कोई भी लोहा नहीं है जो सच्चाई को दबा सके, या उस सच्चाई को काट सके। इस भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी लोहे को आम आदमी पार्टी की इस ज्वाला के आगे पिघलना ही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी की यहाँ पर बात की है, सत्येंद्र जैन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात है, मनीष सिसोदिया जी पे विदेश से डोनाल्ड ट्रंप की जब पत्नी हिंदुस्तान में आती है तो वो दिल्ली के स्कूलों को देखकर विश्व स्तर की प्रशंसा करती है, जो मोदी साहब को नहीं पची। जब विदेश से आके दिल्ली के स्कूल के मॉडल को जब देख के कोई विदेश के लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, तो मोदी साहब को भी वहाँ पीठ थपथपानी चाहिए। इनके मॉडल को अडॉप्ट पूरे देश में करना चाहिए था, लेकिन इन्हें लगा कि शायद ये प्रशंसा करके आज मनीष सिसोदिया जी देश के हीरो बन जाएंगे और लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले आदमी पे आप झूठी कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है ये हिंदूवादी बेशक अपने आप को बताता है, लेकिन माता सरस्वती इनको कभी भी बख्शेगी नहीं। रही बात सत्येंद्र जैन की, दिल्ली के हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक तक आज खुले हुए हैं। जिस कोविड में ये पेट थपथपाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें दिल्ली के अस्पतालों ने क्या काम किया पूरे देश जानता है। लेकिन आज झूठियां कार्रवाई करके आप सिर्फ सच को दबाने का प्रयास करें, ये चलने वाला नहीं है। मोदी साहब को डर है आज आम आदमी पार्टी से, ये डर है और ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जो ईडी और सीबीआई के रूप में वो बाहर आ रही है। प्रताप जी, कार्रवाई कहीं ना कहीं झूठी हो सकती है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था सत्येंद्र जैन का जेल से, जिसमें वो मसाज लेते हुए नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे जेल मानो उनका घर है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम भी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात है कि दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन केंद्र के पास है, ये सारा महकमा उन्हीं के पास है, तो जवाब तो पहले उनको देना चाहिए। रही बात वीडियोज़ की, बड़े सारे वीडियोज़ इन्होंने पिछले दिनों भी एक वीडियोज़ इन्होंने बाहर ले आए थे हमारे माननीय सांसद राघव चड्ढा जी को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, मैंने कहा ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक झूठे अंधभक्त हैं। आईटी का दुरुपयोग करना, इन सब चीज़ों पे वीडियो उल्टे सीधे बना, यानी आईटी का दुरुपयोग है और कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं क्या पूरा देश कह रहा है जी, आज देश इनको जान चुका है ये किस तरह के कारनामे कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ आप बताइए, पार्लियामेंट के अंदर जब कोई सवाल पूछता है जो कड़ा सवाल होगा, कई ऐसे भाषण हैं आज जिनको पार्लियामेंट की कार्रवाई से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि वो मोदी साहब को चुपते थे।
उनके वीडियोस जो थे उनको एवॉलिश कर दिया गया, क्योंकि मोदी साहब को चुपते हैं। सिर्फ वही वीडियो सामने आएंगे जो मोदी साहब को प्रोजेक्ट करते होंगे। सच को आज नहीं सामने लाया जा, झूठ और फ्रेब को सामने लाया जा रहा है। एक सत्येंद्र जैन की बात छोड़िए, इन्होंने राहुल गांधी पे कितने वीडियोस कर दिए, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पे कितने किए, इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी पे कितने किए, आज शिवसेना को तोड़ने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कितने वीडियोस उन पे किए। सिर्फ इन पे वीडियोस नहीं बनते, क्यों? क्योंकि ये इस टाइम हिटलरशाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देश को सच देखना चाहिए। देश को आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल पसंद है, देश को आम आदमी पार्टी की रोजगार पे बनी हुई नीतियां पसंद है, देश को आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य की नीतियां पसंद है, देश को आम आदमी पार्टी का सेकुलरिज्म पसंद है, देश को आम आदमी पार्टी की महिला सशक्तिकरण पसंद है, देश को आज आम आदमी पसंद है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुआ एक राजनीतिक दल है, और यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं शाहूकारों की पहचान नहीं होती, बल्कि ज़मीन पे रहने वाले व्यक्ति को ही नेता माना जाता है। इसलिए देश को आज आम आदमी पार्टी पसंद है। जी प्रताप जी, एक सवाल और है। जिस तरीके से आज के वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स जो स्तर ले चुकी है और जिस तरीके की सियासत हिंदुस्तान के अंदर गरमाई हुई है, क्या लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जिन पे विपक्ष की जिम्मेवारी थी वो आज नतमस्तक हो चुके हैं, वो शायद विपक्ष से भाग चुके हैं। देखिए, पारिवारिक राजनीति अब चलने वाली नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं किसी परिवार, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, वो आज देश करने वाला नहीं है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहीं, उनके परिवार से कईयों ने शहादत दी इस देश के लिए, हम उस चीज़ से सहमत हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो देश के लोगों से प्यार करता होगा, जो देश से जुड़ा होगा। जो विदेश में जाके देश के खिलाफ बात करेगा तो वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा चाहिए, प्रधानमंत्री देश की जनता के जज्बातों को समझने वाला चाहिए, प्रधानमंत्री वो चाहिए जो गरीबी को समझता हो कि गरीबी होती क्या है। वो वाली गरीबी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाली कि हम गरीब को भी ही हटा देंगे, गरीबी अपने आप हट जाएगी। वो चाहिए जो गरीबी को भी, गरीबों को भी सशक्तिकरण करे। आज प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ भाषण देने में भी 4 बार सोचे कि मैं गलत बोल गया हूँ, जो आलू से भी सोना निकाले। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए जो लोगों को ये कहें कि आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। आज प्रधानमंत्री सच वाला चाहिए, और प्रधानमंत्री वो चाहिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान की गरिमा को समझे। यानी इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होना चाहिए। देखिए, दिल पर हाथ रखिए प्रताप जी, राहुल लल्ला तो प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, मोदी साहब ज़्यादा टिक पाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो माननीय अरविंद केजरीवाल ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी ने देखा, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल, जो हमेशा अपने बयानात के लिए सुर्खियों में तो बने रहते हैं, पर फैक्ट्स एंड फिगर का एक भंडार लेकर साथ में चलते हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रशांत सरीन, न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस।